ज्योति अपने भाई अभिषेक और भाभी नीतू के साथ गांव में रहती थी। ज्योति की उम्र शादी के लायक हो गई थी और उसके भैया भाभी जल्दी उसकी शादी करना चाहते थे। ज्योति बहुत ही साधारण सी लड़की थी। गांव में उच्च शिक्षा न होने के कारण 12वीं तक पढ़ी लिखी थी। मेरी चाची की दूर के रिश्तेदार हैं, उनका लड़का शहर में नौकरी करता है। तुम कहो तो मैं ज्योति के रिश्ते की बात वहां चलाऊं? कब तक घर बैठा कर रखोगे? हाँ नीतू, तुम बात कर लो। माता पिता भी ये जिम्मेदारी मेरे सर छोड़कर चले गए। यहाँ अपनी फैमिली चलानी मुश्किल हो रही है और ऊपर से ज्योति का भी खर्च। तो ठीक है, मैं चाची से बात करके जल्द ही ज्योति की शादी करवाती हूँ। नीतू अपनी चाची से बात करती है। देख बेटा नीतू, मैं तुझे पहले साफ साफ बता देती हूँ, लड़के के घर वाले बहुत ही लालची हैं और लड़का भी कोई खास नहीं दिखता। अरे चाची, क्या फर्क पड़ता है कि लड़का कैसा दिखता है? हमारे सर पर तो बला बैठी हुई है, बस उसी को निपटाने की सोच रही हूँ। और रही बात लेन देन की, तो अभिषेक ने कुछ दहेज इकट्ठा कर रखा है। फिर ज्योति के भैया भाभी देख रेख की रस्म करने के बाद में ज्योति की शादी प्रकाश से करवा देते हैं। शादी के बाद ज्योति प्रकाश के साथ शहर आ जाती है। ये लो, हमने तो इसके साथ इसलिए रिश्ते के लिए हाँ बोल दी थी कि माँ बाप कुछ ज्यादा ही छोड़कर गए होंगे, पर यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे इसके भैया भाभी ने अपने सर की बला हमारे सर पर डाल दी। तुम सही कह रही हो माँ। देखो, इन्होंने मुझे बाइक तक नहीं दी। उसकी तो तू बिल्कुल फिक्र मत कर बेटा, कुछ महीने निकाल ले, एक बाइक तो तेरे घर के बाहर खड़ी होगी। हाँ। नई नवेली दुल्हन बनी ज्योति ये बातें सुनकर अंदर तक सिहर जाती है। अपनी सास और अपने पति की बातें सुनकर उसे रोना आ जाता है। तभी उसकी सास उसके पास आती है। मुझसे ना उठाए जाएंगे तेरे नखरे, जल्दी से अपना साज सिंगार उतारो महारानी, और जाकर सबके लिए बढ़िया सी चाय बनाओ। हाँ। अभी तक बैठी हो, सुनाई नहीं दे रहा? माँ क्या कह रही हैं? हाँ, हाँ, मैं अभी बना कर लाती हूँ। मुझे बता दो कि रसोई कहाँ पर है। ज्योति जल्दी से उठकर रसोई में जाती है और फिर सबके लिए चाय बनाकर लाती है। अगर माँ जिंदा होती तो कभी भी मेरे लिए ऐसा घर नहीं ढूंढती। कोई बात नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं सबका दिल जीत लूं। ज्योति अब आए दिन प्रकाश और उसकी सास के जुल्मों का शिकार होने लगी। उसकी शादी को 6 महीने हो गए थे और अब ज्योति 4 महीने की गर्भवती थी। एक दिन प्रकाश घर आता है और माँ, मुझसे नहीं होती है नौकरी वोकरी। तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तो अपना ही काम शुरू करूंगा। अरे मैं कहाँ से पैसे लाकर दूं? जब से तेरे बाबूजी गुजरे हैं सारा पैसा तो मैं तुझे दे चुकी हूँ। अब और पैसे कहाँ से लाकर दूं? सोचा था तेरी शादी करूंगी तो दहेज में काफी सारा पैसा मिलेगा। पर ये तो खाली हाथ चली आई। तुम कल ही अपने भाई के घर जाकर उससे 2 लाख मांग कर लाओ। मुझे अपना काम शुरू करना है। भैया तो कभी भी पैसे नहीं देंगे। उन्होंने तो शादी के बाद ही बोल दिया था कि जो कुछ भी बाबा ने छोड़ा है वो सब वो मुझे दे चुके हैं। मेरी बात कान खोलकर सुनो। जितना तुम्हें कहा जा रहा है उतना ही सुनो। कल तुम अपने भाई के पास जाओगी और 2 लाख लेकर आओगी, समझी? अगले दिन सुबह सुबह प्रकाश ज्योति को बस में बैठा देता है और ज्योति अपने गांव अपने भाई के पास जाकर, भैया, मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन उन लोगों की समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने सुबह सुबह मुझे बस में बैठा दिया और कहा कि अपने भाई से 2 लाख लेकर आओ। ओ हो, तो क्या तुम्हारे माँ बाप यहाँ पेड़ लगाकर छोड़ गए पैसों का, जिसे तुम किसी भी टाइम आकर हिलाओगी और पैसे झड़कर तुम्हारी झोली में गिर जाएंगे? देख ज्योति, जो भी बाबा ने तेरे लिए रखा था वो सब मैंने तुझे दे दिया। अब मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी तुझे देने के लिए नहीं है। और एक बात और, आज तो तू यहाँ पैसे मांगने आ गई, लेकिन आइंदा फिर कभी मत आइयो। ऐसा मत कहो भाई, यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? इतना बड़ा जहान पड़ा है, जहां दिल आए वहां चली जा। बस कह दिया ना तेरे भाई ने कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और ज्योति वहां से शाम होने तक अपने ससुराल पहुंच जाती है। तेरे लटकते हुए मुंह से ही पता चल गया है कि तू पैसे लेकर नहीं आई। अरे मुझे क्या पता था कि कुछ भी नहीं मिलेगा। थोड़े दिन और इंतजार करती तो कहीं अच्छी पार्टी से तेरी शादी करवा देती। माँ, मैं इसको घर में नहीं रखूंगा। या तो पैसे लाएगी, वरना मैं अभी इसे घर से धक्के मारकर बाहर निकालता हूँ। ज्योति प्रकाश के हाथ पैर जोड़ती है, उसे वास्ता देती है कि वो अभी गर्भवती है, लेकिन प्रकाश और उसकी मां बिल्कुल नहीं पिघलते और ज्योति को गर्भवती हालत में ही घर से बाहर निकाल देते हैं। रात से सुबह हो जाती है पर वो लोग दरवाजा नहीं खोलते।
फिर ज्योति वहां से उठकर चल देती है। भूखी प्यासी ज्योति इधर उधर काम की तलाश करने लगती है। तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो सड़क किनारे बने फुटपाथ पर बैठ जाती है। वहीं थोड़ी दूर पर एक औरत बैठे हुए जामुन बेच रही थी। ज्योति को यूं बैठा देख वो पानी की बोतल लेकर उसके पास आती है। अरे अरे बिटिया, क्या हुआ? लगता है तुझे चक्कर आ गए। ले, थोड़ा सा पानी पी ले, अच्छा लगेगा। ज्योति उनके हाथ से पानी की बोतल ले लेती है और गटागट एक ही सांस में सारा पानी पी जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ काफी देर से पानी की तलाश कर रही थी और मेरे पास पैसे भी नहीं है कि जो मैं खरीद के पी लूं। तुझे देखकर लगता है कि तूने तो कुछ खाया भी नहीं है। रुक, मैं थोड़े जामुन ला कर देती हूँ, उन्हें खा ले। जामुन वाली जामुन ज्योति को खाने के लिए देती है। ज्योति बातों ही बातों में अपने ऊपर गुजरी सारी बात उसे बता देती है। अरे बेटी, ये जमाना तो बहुत जालिम हो चुका है। अगर आपके पास पैसा है तो सब ठीक है, वरना तो लोग आपको यूं ही परेशान करते रहते हैं। तेरे पास तो रहने का ठिकाना भी नहीं होगा। अगर तू चाहे तो कुछ दिन मेरे पास रह सकती है। अगर तू थोड़ी पढ़ी लिखी है तो मैं तेरा कहीं काम लगवा दूंगी। हाँ हाँ, मैंने 12वीं करी हुई है और मुझे सिलाई कढ़ाई भी बहुत अच्छे से आती है। तो चल ठीक है, तू मेरे साथ घर चल। पहले कुछ खा ले, फिर देखती हूँ तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। मेरा घर छोटा सा है लेकिन पर आपका दिल बहुत बड़ा है। फिर जामुन वाली ज्योति को अपने घर ले जाती है। भूख प्यास से बेहाल ज्योति को खाने को देती है। शाम को ही वो ज्योति को लेकर एक फैक्ट्री में जाती है। मेरे यहाँ कपड़े सिलने वाली की जरूरत है, पर उससे पहले मैं तुमसे कुछ कपड़े सिलवा कर देखूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी आपको कुछ कपड़े सिलकर दिखा देती हूँ। फिर ज्योति मैनेजर को कुछ कपड़े सिलकर दिखाती है और ज्योति की सिलाई मैनेजर को पसंद आ जाती है। तो वो ज्योति को अपनी फैक्ट्री में काम दे देता है। ज्योति जामुन वाली का शुक्रिया अदा करती है। जामुन वाली अपने पास की ही एक छोटी सी झोपड़ी उसे किराए पर दिलवा देती है। ज्योति गर्भवती हालत में ही रोज फैक्ट्री जाती और काम करती। उसको देखने और संभालने वाला कोई नहीं था। ज्योति सारे काम खुद ही करती। कभी कभी बीच में जामुन वाली उसका हालचाल पूछने आ जाती। ज्योति का 8वां महीना चल रहा होता है। इस हालत में वो काम पर जाती पर उससे ठीक से बैठा ना जाता, जिस वजह से मैनेजर उसे कभी कभी सुना देता। घर आने के बाद ज्योति में इतनी हिम्मत ना बचती कि वो अपने लिए 2 रोटी भी बना सके। एक माँ होना कितना मुश्किल काम है। अगर मेरी माँ आज जिंदा होती तो क्या वो मुझे इस हालत में ऐसे ही छोड़ देती? भैया भाभी ने भी पल्ला झाड़ लिया। सच में कोई किसी का नहीं होता। अगर आज मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए तो भला कौन मेरा साथ देगा? सर्दी का टाइम होता है और गर्भवती ज्योति किसी भी समय माँ बनने वाली थी और उसे हर वक्त यही डर सताए रहता कि उसके साथ तो कोई भी नहीं है। वो सब कैसे संभालेगी? तभी एक रात उसे प्रसव पीड़ा होती है। वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तभी वो पड़ोस में रहने वाली जामुन वाली के पास जाती है। आह, लगता है मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आप मेरे साथ जल्दी से हॉस्पिटल चलो। जामुन वाली ज्योति को सरकारी हॉस्पिटल में ले जाती है, जहां ज्योति एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। जब उसका बेटा 4 महीने का हो जाता है, ज्योति फिर उसे लेकर फैक्ट्री जाना शुरू कर देती है। फैक्ट्री में जिन औरतों के छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए एक अलग से नर्सरी बना रखी थी। बीच बीच में वो अपने बच्चों को देखती और बाकी टाइम फैक्ट्री के कपड़े सिलने में बिताती। इसी तरह ज्योति का जीवन बीत रहा था कि एक दिन प्रकाश ज्योति को एक छोटे बच्चे के साथ फैक्ट्री में जाते हुए देख लेता है। वो फैक्ट्री में पता करता है तो पता चलता है कि ज्योति अपने बेटे के साथ फैक्ट्री में काम करने आती है। ये बात वो घर जाकर बताता है। माँ, मैंने फैक्ट्री में जाकर पता करा है, वो तो नौकरी कर रही है और मेरा बेटा हुआ है माँ। हाय हाय, मेरा पोता हुआ है। अरे प्रकाश, हमारे दिमाग में तब ये बात क्यों नहीं आई? हम भी तो उससे नौकरी करवा सकते थे। चल बेटा, कल हम दोनों जाकर ज्योति को ले आते हैं। मैं बेटे को संभाल लूंगी और वो नौकरी कर लेगी। जो पैसे उसके भाई ने नहीं दिए, हम उसी से ही कमवा लेंगे। हाँ। अगले दिन प्रकाश और उसकी माँ ज्योति का घर ढूंढकर उसके पास जाते हैं। हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तू यहाँ पर रहती है। हाय, मेरा पोता कितना बड़ा हो गया। चल घर चल, इसको तो मैं भी संभाल लूंगी और तू जहाँ काम कर रही है वहीं काम करती रह। अब घर चल
और हमारा एहसान मान कि हम तुझे वापस घर लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर ज्योति गुस्से में आ जाती है और अपने बेटे को गोद में उठाकर बोलती है, आप दोनों अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। ना मैं तुम्हारी बहू हूं और ना ये तुम्हारा पोता। जब मुझे परिवार की जरूरत थी तब कोई मेरे साथ नहीं था, और आज मेरा परिवार मैं और मेरा बेटा है। इसलिए आप दोनों अभी यहां से जाओ और कभी पलटकर वापस मत आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। ज्योति के घर पर शोर शराबे की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं और सब मिलकर ज्योति का साथ देते हैं। ज्योति का पति और सास ये सब देखकर घबरा जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद ज्योति अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहती है।